नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल मगध साम्राज्य के बारे में आपसे चर्चा की गई और इसमें 16 महाजनपदों के बारे में व्याख्या की गई। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 2 मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती, मत्स्य राजस्थान में, कंबोज गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान, और एक बिहार में मगध और अंग, और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक, जिसकी राजधानी पाटन थी और वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। जो है महाजनपदों के बारे में जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। इसमें सबसे महान साम्राज्य मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य महाभारत काल से ही जरासंध शासक था। इतिहासों में जो है इसका बृहद्दत्त इतिहास में वर्णन मिलता है। उसके बाद बिंबसार ने 544 ईसा पूर्व जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंबसार ने, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। बिंबसार की रणनीतियों के बारे में यूपी, एक बाद मगध के बारे में चर्चा की गई। इसमें शासक जो है बिंबसार, 544 ईसा पूर्व। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में चर्चा की गई थी। बिंबसार ने अंग को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया था और वहां का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। ये पृथुहंता वंश है। पुत्रों ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या की और बिंबसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया, जो है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 495 ईसा पूर्व। इनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी 482 ईसा पूर्व जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और मृत्यु के तुरंत बाद जो है मगध के सातकर्णी गुफा में पहला बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हुआ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके वचनों, जो संगठन के प्रक्रियाओं के संबंध में जो भगवान बुद्ध के नियम कायदे स्थापित किए थे, उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए
महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप अध्यक्षता में पहला बौद्ध सम्मेलन मगध के सातकर्णी गुफा में राजगीर में आयोजित किया गया। राजगीर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पहली बात, महाकश्यप वेदों का गाथा ज्ञाता महान विद्वान था। महाकश्यप भगवान बुद्ध के पास आया, कहा भगवान मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो ज्ञान से बढ़कर हो। भगवान ने कहा जाओ बालक बन जाओ। महाकश्यप को सोचा कितनी दूर से आया हूं, क्या कह रहे हैं समझ में नहीं। खुद नाम सुना था भगवान बुद्ध का, तो उन्होंने कहा इतना दूर से आया हूं तो कुछ तो बात होगा, इतने लोग हैं, रुक जाता। कुछ दिन संग में रहे। उसके बाद एक दिन देखा एक बच्चे को एक मां दौड़ा रही थी मारने के लिए। कई महिलाएं दौड़ी, रुका रुक, बच्चा है, बालक है। महाकश्यप को समझ में आ गया, इनोसेंट की बात की। हम सब हैं बालक नादान, मैंने जानकर गलती हो, कोई भेदभाव न हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार की अवधारणा एक बालक में छवि दिखाई देती है जो ईश्वर का रूप मान। महाकश्यप जाकर के भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वही उनके मृत्यु के बाद उनका प्रिय शिष्य आनंद और दूसरा उपाली, आनंद और उपाली ने सुप्त पिटक और विनय पिटक की रचना की। का विनय था, विनय पिटक, यहां सुप्त पिटक। रचना की। आपसे चर्चा की गई है कि अजातशत्रु जो रणनीतिकार था, उसका महामात्य था। जो मात्य था वो था वस्कार। वस्कार था। युद्ध की समस्त रणनीति यही बनाता था, राज्यों के जीतने के बारे में यही विचार करता था, और जो है अजातशत्रु का समर्थन करता था। अजातशत्रु इसके विचार से सहमत होता था। वैशाली को जीता, और वैशाली के युद्ध में इसने 2 अस्त्र का प्रयोग किया। एक था रथ मूसल, दूसरा शिला कंटक हार। ये 2 अस्त्र का पहली बार इतिहास में प्रयोग हो रहा है। इतिहास में इंपॉर्टेंट टॉपिक, रथ मूसल और शिला कंटक हार नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया अजातशत्रु ने, और वैशाली को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया, वज्जी संघ पर नियंत्रण स्थापित किया, और इसी युद्ध में आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु हुई। मखली गोसाल, अजातशत्रु जो है उस समय भगवान बुद्ध
वैशाली में आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। नगर वधु वेश्या थी, अति प्रसिद्ध थी उस समय। भगवान ने उसके आतिथ्य स्वीकार किया और अजातशत्रु भी आम्रपाली के प्रेम में पड़ा हुआ था और वैशाली को जीता और आम्रपाली बौद्ध बन गई और समस्त संपत्ति बौद्ध संघ को दान दे दी। आम्र उपवन उनमें वाटिका उनमें से एक। अजातशत्रु अवंती से डरता था। दूसरा जो टॉपिक आ रहा है कि अवंती के डर से अजातशत्रु ने राजगिर का दुर्गीकरण कराया। दुर्गीकरण चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाया जिससे मगध की सुरक्षा हो सके। और पहली बार सबसे बड़ी जो टॉपिक है, पाटलिपुत्र के रणनीति के बारे में सोचा, उसे राजधानी बनाने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके पुत्र उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी और उदयन मगध का शासक बन बैठा। मगध का शासक बन बैठा उदयन। पहली बार उदयन ने पाटली पुत्र को राजधानी, ये टॉपिक नोट कर लीजिए कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और कई वर्षों तक पाटलिपुत्र, लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र, पूरा मौर्य काल, गुप्त काल का सिरमौर बना रहा पाटलिपुत्र। विश्व में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो कि इतने वर्षों तक कोई सेंटर केंद्र रहा हो साम्राज्यों का, वो है पाटलिपुत्र। ये बड़ी बात आपके सामने रखना हो। वैभव था पाटलिपुत्र का अपना। गंगा और सोम के संगम पे जो है ये नगर बसाया गया जो सुरक्षित था उन दिनों। और पहली बार अवधारणा प्रस्तुत की किसने? उदयन ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। आज भी देखिए पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी से पटना कहते हैं, मना हुआ है एक साम्राज्य पाटलिपुत्र। उदयन की अवधारणाएं मील का पत्थर साबित हुआ साम्राज्यों के लिए। इसके बाद जो है उदयन की हत्या हुई। उदयन की हत्या उदयन की जो है
हत्या, इन्हीं के अमात्य महा अमात्य जो है, सॉरी, इन्हीं के अमात्य शिशुनाग ने किया। शिशुनाग ने उदयन की हत्या करके एक वंश का अंत कर दिया। हर एक वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई, और वह वंश था इतिहास में नाग वंश। इतिहास में वंश था नाग वंश। नाग वंश की शुरुआत किसने की? शिशुनाग। शिशुनाग कहा जाता है एक दासी का पुत्र था शिशुनाग, और जो है इसकी हत्या जो है नाग की हत्या इसी का पुत्र काला ओक ने की, जिसे काक काण भी कहा जाता, काकवर्ण, काकवर्ण कहा जाता। शिशुनाग ने के समय शिशुनाग ने एक काम किया, इनके समय बज्जी और वैशाली को जीता इस व्यक्ति ने, इस राजा ने, शासक ने। लेकिन षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। पाटलिपुत्र जो उब करके इसने जो है वैशाली को राजधानी बनाई, ये बड़ी बात है। इतिहास में ये ध्यान देने की बात है। वैशाली की राजधानी किसने बनाई? वैशाली। अब जो है ये जो काला शोक, इसे नाग दशक भी कहते हैं, इनके समय भगवान बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो वैशाली में दूसरा बौद्ध महासम्मेलन, दूसरा बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो है सर्व कामनी की अध्यक्षता में। अब सर्वकामनी ने दूसरे बौद्ध महासम्मेलन का अध्यक्षता की, और स्थिरविद जो बौद्ध धर्म में रूढ़िवादी विचारधारा था, उसके संबंध में जो है एक नई विचारा जो उदय हो रही थी। 100 वर्ष का समय बहुत होता है, 100 वर्ष बाद कितने सिद्धांत बदलते हैं, इसी के उदाहरण के लिए एक टकराव उत्पन्न हो रहा था। उसको एक सामंजस्य स्थापित किया कि स्थिर धर्म में बड़ी जड़ता होती, जल्दी नवीनता को स्वीकार करने के लोग तैयार नहीं होते। धर्म में एक लंबे समय तक विचारधाराएं स्थिरता बनी होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही विचार जो है उसमें किसी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि समाज में उसकी तीव्र आलोचना होती है, क्योंकि उसी का लोग अनुसरण और अनुकरण करते हैं। इसके बाद महानंदिन ने
महानंदिन, जिसका अमात्य था बनारस में, बनारस में नागदशक की हत्या करके हत्या कर दी और नंद वंश की, नंद वंश। अब मगध में देख लीजिए, प्रियदत्त वंश, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, महानंदिन। और महानंदिन की हत्या इसकी हत्या के दासी पुत्र महापदम नंद ने की। महापदम नंद। अब इतिहास में महापदम नंद की चर्चा होती है। महापदम नंद ने एक राट चक्रवर्ती राजा, ये पहला इतिहास में प्रमाणिक चीज है कि एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? महापदम नंद ने। महापदम नंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की, अपने को क्षत्रिय संहारक कहा, क्षत्रियों का नाश करने वाला, और कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने वाला इतिहास में पहला शासक महापदम नंद था। और कलिंग में जिनसेन की मूर्ति जिनसेन की मूर्ति लेकर के पाटलिपुत्र आया। उसके पहले कलिंग के तीनसुली में नहर बनवाया। नहर का उल्लेख, ये उल्लेख इतिहास में सबसे प्रामाणिक हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो खारवेल का, केदी वंश के शासक खारवेल का अभिलेख है। इस हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है कि महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिनसेन की मूर्ति ले गया और तीनसुली में जो है, तीनसुली कलिंग की राजधानी तोसली थी, उसमें वहां एक नहर बनवाया। इसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। एक शक्तिशाली राजा था महापदम नंद, जिसने एक राट की उपाधि की, द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की, भार्गव को कहा। ये इतिहास में कई क्वेश्चन ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसके बारे में, ये ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। और नंद वंश में कुल मिला के 8 शासक हुए। इसका आखिरी शासक नंद वंश का आखिरी शासक
घन नंद था। घनंद के समय इसके समकालीन बहुत से विद्वान रुचि ऐसे लोग इसके समकालीन थे। इसमें मुनि त्रय, ध्यान देना, मुनि त्रय में आते हैं तीन। पहला पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। महाभाष्य की रचना की पतंजलि। दूसरा महामुनि पाणिनि, अष्टाध्यायी। रचना की महान व्याकरणाचार्य, व्याकरण के संस्कृत के महान पंडित पाणिनि को कौन नहीं जानता। तीसरा जो है कात्यायन। कात्यायन ने वर्तिका लिखा। वर्तिका लिखा। देख लीजिए मुनित्रय में पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वर्तिका, ये तीनों मिलाकर के मुनि त्रय कहलाते हैं। पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन को मुनि त्रय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान दीजिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है इतिहास में, वो हो रहा है, जो इतिहास को एक क्रमता प्रदान कर रहा है, वो है भारत में सिकंदर का आक्रमण। तीन 326 के पूर्व की घटना। सिकंदर, जिसको इन्होंने अलेक्जेंडर कहा, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है। सिकंदर एक विशाल सेना लेकर के सिंध पर आक्रमण किया, और सिंध पर आक्रमण करने के लिए, जिसे भारत का पहला गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, आम्भी ने ही सिकंदर को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। सिकंदर ने सिंध को जीता। इसका सैनिक बेड़ा में कई इतिहासकार, जैसे अरिस्टिबुलस, यहाँ कर सैनिक, इसके सहयोगी, कई शहरों की स्थापना की सिकंदर ने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध है सिकंदर का, वो है सिकंदर और पोरस, यानी पुरु। पुरु कैकेय का राजा था। कैकेय का राजा था, और यह युद्ध झेलम नदी के तट पे लड़ा गया। इतिहास में दोनों का युद्ध झेलम नदी के तट पे लड़ा गया। इस युद्ध में पोरस पराजित हुआ, बंदी बना करके सिकंदर के सामने लाया गया, लेकिन अपने गरिमा से समझौता नहीं किया। एकदम
एक राजा जैसे शेर पिंजरा बंद होता है वैसे अकड़ता हुआ आया। सिकंदर देख कर आश्चर्य हुआ कि इतने जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति उठा हुआ है, सर मनोबल बढ़ा हुआ है। लगा, पूछा, बहुत सी युद्ध लड़ा सिकंदर ने, लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, गिड़गिड़ाया उसके सामने, मृत्यु के देख कर डर के मारे जीवन की भीख मांगी। लेकिन पोरस को देखकर कहा, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जो जवाब दिया इतिहास में एक मिसाल बन गया। पुरुष ने कहा, कैसा व्यवहार किया जाए? कहा, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये स्टेटमेंट इसका। पूरे इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गया स्टेटमेंट। आज तक लोगों के जुबान पे है। इस उत्तर ने दिल जीत लिया सिकंदर का। कहा जाता है, क्या था वो सिकंदर जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार के जीतो दिनों से वो झुका दे आसमां। झुक गया जी, मन मंदिर में उतर गया है। भारतीय संस्कृति की विजय थी कि किसी भी पर संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी संस्कृति, अपने सम्मान से समझौता नहीं, कि मृत्यु तो एक उत्सव है, आती रहेगी जाती रहेगी जी। मित्र बन गया, समस्त राज्य वापस। सबसे बड़े इतिहास में दिन मिलता है। उसके बाद कहीं से भारत में जो लड़ाकू जनजातियां थी, कठ जनजाति, सिकंदर बड़ा दंग था कि बड़ी लड़ाकू जनजाति। इतिहासकारों ने कहा है कि एक आक्रमण किया, बस्ती साफ कर दिया, तो एक बस्ती से देखा धुआं निकल रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बुढ़ा। सिकंदर समर्पण के कहा तो वो भी निकला, तो एक कुल्हाड़ी लेके निकला मारने के लिए। मैंने समर्पण नहीं किया इतनी उम्र के बाद भी। एक महामंडिस नामक ऋषि मिला सिकंदर को। सिकंदर कहा जाता है गुरु था भारत में। इतिहासकारों ने कहा है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के पास भेजा था सहायता। उसमें ज्यादा सैन्य बल नहीं था, कोई महत्व नहीं था, सिकंदर ने इसको महत्व नहीं दिया, लौट आया। ऐसे कुछ इतिहासकारों की बात है, बहुत प्रामाणिक घटना नहीं मानी जाती। फिर सिकंदर 17 महीना बीत चुका था भारत में। मगध पर आक्रमण के बारे में सोच रहा था। लोगों ने बताया कि बहुत ताकतवर साम्राज्य है मगध, एक विशाल सेना है मगध के पास। आक्रमण के लिए सैनिकों को बुलाया, मोटिवेशन के लिए भाषण दिया, जज्बात भरा युद्ध के लिए। अपने देश के जो उस समय झंडा था बिछाया, लेकिन किसी ने सिकंदर के इस ओजपूर्ण भाषण पर ध्यान नहीं दिया। सिकंदर को लग गया कि सैनिकों का मनोबल टूट चुका है, अभ्यास नदी पार नहीं किया, वापस अपने वतन लौट गया। यही घटना थी 323 पूर्व। सिकंदर भारत से वापस अपने देश, हाँ, रास्ते में पोखर जातियों या कट जातियों ने एक जहरीला तीर मारा सिकंदर को, उससे लग गई।
जहर के प्रभाव से सिकंदर बीमार हो गया और 323 ईसा पूर्व जो है बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यूनान का राजा मिस्र पैदा हुआ, दफनाया गया, बेबीलोन में मृत्यु हुई। मरते समय सिकंदर ने कहा कि हमें ले जाना तो हाथ खुला रखना, दुनिया देखे कि सिकंदर पूरी दुनिया जीत लिया। जब खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। भारत एक बड़े युद्ध से बचा और चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है इतिहास, उसने राजकीलम खेल खेल रहे एक बालक को 1000 करशापड़ में खरीदा और शिक्षा देकर योग्य सैनिक बनाया, क्योंकि पाटलिपुत्र शासक घननंदे की तक्षशिला शिला की द्विजर्भ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण का अपमान किया। असूल की तरह चुभ रही थी ये घटना। कहा था राजन, ऐसे साम्राज्य को मैं विध्वंस कर दूंगा, वही हुआ। और साम्राज्य की चर्चा मैं आपको अगले एपिसोड करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।